हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है और अब आपसे बोला जाता है कि आप उन दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। तो आपको बोला गया था कि भाई लेट अस सपोज ये दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और ये दूसरा है बी वेक्टर, कि आप इन दोनों को ऐड कीजिए और इनके एडिशन से जो रिजल्टेंट आएगा, जो नेट वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं तो आप क्या कीजिए, इनमें से कोई सा भी एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, बिल्कुल इसके सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ कर दिया ये वेक्टर। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, अब फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से क्या कर देंगे, सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो बिल्कुल सेकंड वेक्टर का सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया। तो आप ये बोलिए कि ये बोलिए, एक ही बात है बोले तो ये एक तरह से क्या हो गया, बी वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मीन्स अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों के एडिशन से जो वेक्टर आने वाला है वो कौन सा वेक्टर आने वाला है, ये वाला वेक्टर है। इस एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका क्या मैग्नीट्यूड है, और इस एरो हेड का डायरेक्शन बताएगा कि इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या है। अब आप चाहे तो इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को नाम दे दे आर वेक्टर। तो इस एरो की जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और यू कैन से आर। और इस एरो का डायरेक्शन क्या शो करेगा, आर वेक्टर के डायरेक्शन को, बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन को। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो नेट वेक्टर आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो किससे पता लगेगा, इस एरो से। तो पता लगा इस एरो का डायरेक्शन न तो इसकी तरफ है नहीं इसकी तरफ है। तो इन दोनों को ऐड करने से पता लगा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो हो सकता है इन दोनों से कोई डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो कल अपन लोगों ने ये देख लिया था, फिर मैंने एक आध क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिया था, तो मैं फटाफट उसको सोल्व कर देता हूं। अपन ने बोला था कि कल आई थिंक ये ए वेक्टर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था शायद वो ये था कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इन दोनों को ऐड कीजिए। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बिल्कुल इसके सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ किया, या मैं यूं बोल सकता हूं बिल्कुल इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ इसकी लेंथ के इक्वल है, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो ये वाला वेक्टर बोलो कि ये वेक्टर बोलो, एक ही बात है। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, इसके फाइनल पॉइंट पर अपन सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सेकंड वेक्टर ये है बी वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट पर ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक, तो दोनों वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इनका जो एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा कि फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना ये एरो अप्लाई करना, तभी तो इसकी डायरेक्शन आएगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर represent the
एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे जो कि क्या बताएगा, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्वेश्चन शायद ये था, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब आपको बोला इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बिल्कुल इसके सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स, तो इसको मैं ए वेक्टर बोल सकता हूं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, इसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसके फाइनल पॉइंट पर मैंने ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल इसके सेम मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन है। तो इन दोनों को ऐड करना था, तो पहले तो पहला वेक्टर ड्रॉ किया, फिर उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, तो अपन को रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो यह जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो थर्ड क्वेश्चन था शायद वो ये था कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब आपको बोला गया इन दोनों को ऐड कीजिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट थर्ड और सेकंड सेम। गौर फरमाइएगा, मैंने बी वेक्टर ड्रॉ तो यहां किया है, लेकिन ध्यान रहे इसका डायरेक्शन इधर नहीं है, इसका डायरेक्शन इधर है। मींस अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट लूं तो बी वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, बी वेक्टर किधर जा रहा है, साउथ ईस्ट में। और यहां पर भी बी वेक्टर किधर है, साउथ ईस्ट में। तो देखा जाए तो ये वाला थर्ड क्वेश्चन एक तरह से सेकंड क्वेश्चन है। बस मैंने बी वेक्टर को यहां ड्रॉ कर पीछे ड्रॉ कर दिया। मैंने बी वेक्टर को यहां ड्रॉ नहीं कर कहां ड्रॉ कर दिया, पीछे। गौर फरमाइएगा, क्या गौर फरमाइएगा, लेट अस सपोज ये वेक्टर है, कोई भी नाम हो सकता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है। लेट अस सपोज ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर को मैं क्या करूं, इस वेक्टर को मैं क्या करूं, इसके पैरेलल इसको डिस्प्लेस करूं इधर। तो अगर मैंने इसके पैरेलल डिस्प्लेस किया इधर, तो क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई। इसका मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, बोले तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। और ये दोनों इक्वल वेक्टर हो तो ये वेक्टर बोलो कि ये वेक्टर बोलो एक ही बात। तो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर। अगर मैं इस ए वेक्टर को इसके पैरेलल ऐसे शिफ्ट करता तो क्या इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते, नहीं होते। बोले तो ये भी ए वेक्टर। इस ए वेक्टर को इसके पैरेलल आगे शिफ्ट कर देता तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते, नहीं होते। इस ए वेक्टर को इसके पैरेलल पीछे शिफ्ट कर देता तो क्या इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते, नहीं होते। इधर शिफ्ट कर देता यहाँ पर तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता, नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं क्या करता हूं, किसी वेक्टर को इसके पैरेलल किसी भी तरफ शिफ्ट कर दूं, पैरेलल किधर भी शिफ्ट कर दूं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, क्योंकि इन सब का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। तो अगर मैं इस बी वेक्टर को, जो ये बी वेक्टर ये है ना, इसको यहां से डिस्प्लेस करके इधर लिया था और यहां ड्रॉ कर देता तो क्या इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता, नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको इसके पैरेलल शिफ्ट किया है। तो ये भी बी वेक्टर, तो यही क्वेश्चन आगे ना ये। तो एक खास बात क्या है कि जब भी हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे, बोले तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर को, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को रोटेट कर दूं
तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि रोटेट करने पर लेंथ तो चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम होगी? नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब जैसे ही आप वेक्टर को रोटेट करेंगे वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को अपन इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो चाहे सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। इक्वल वेक्टर तो वही वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होता है, सेम होता है। ये दोनों वेक्टर्स अलग अलग हो गए। इसका मतलब अगर हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं, किसी एंगल से रोटेट करते हैं, तो वेक्टर क्या हो जाता है? चेंज। लेकिन अगर मैं रोटेट करते 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 2 पाई रेडियन बोले तो 360 डिग्री से रोटेट कर दूं, अरे ये तो वापस यही का यही आ गया। तो रोटेट करने पर एक बात तो है कि वेक्टर चेंज होता है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर 360 डिग्री से रोटेट करते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। अब शॉर्टकट में बात बता दूं मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी वेक्टर को उसके आप पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। बोले तो ये सारे वेक्टर इक्वल वेक्टर है, लेकिन अगर आप वेक्टर को किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसको 2 पाई रेडियन से रोटेट कर देते हैं, बोले तो 360 डिग्री एंगल से रोटेट कर देते हैं, तो ये वापस क्या हो जाता है? इक्वल वेक्टर हो जाता है। ठीक है, अब बैक टू दी पेविलियन आ जाते हैं वापस। अपन पता नहीं कहां पर पहुंच गए थे, कहीं पर नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो जो थर्ड क्वेश्चन था अपना वो क्या था भैया? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। आपको बोला गया इन दोनों को ऐड कीजिए, तो अपन ने क्या करा? फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया ए वेक्टर, इसके फाइनल पॉइंट पर हम सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना, बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये बी वेक्टर इन दोनों लाइनों के बीच में, तो वो सोचते हैं बी वेक्टर का डायरेक्शन ये है। अरे नहीं भैया, एरो हेड देखो, बी वेक्टर इधर जा रहा है, बोले तो एक तरह से साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। हमेशा जब भी डायरेक्शन चेक करना हो तो टेल पर इनिशियल पॉइंट पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करनी चाहिए, फाइनल पॉइंट पर नहीं। कहां पर? टेल पर, इनिशियल पर। तो पता लगा ये किधर है? ईस्ट साउथ। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने, ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों के एडिशन का अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से सेकंड वेक्टर के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो यह वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इस एरो की लेंथ रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, बोले तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। और इस एरो हेड का डायरेक्शन आर वेक्टर, बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो भाई ये है दो वेक्टर्स को ऐड करने का ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड होने में बहुत सिंपल होता है, लेकिन जब अपन इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि अगर आपको लेटर से बहुत इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना रहा तो आपको इनके बीच का एंगल देखना पड़ेगा, या यूं बोलो कि ये वेक्टर ड्रॉ किया, अब इसके फाइनल पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इसके पैरेलल आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इस एंगल की रिक्वायरमेंट आएगी। तो कभी ये 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी होगा तो आपको प्रोटेक्टर कंपास की जरूरत पड़ेगी, आपको स्केल भी देखना पड़ेगा, और तब जाके आप रिजल्टेंट वेक्टर देख पाएंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखने के लिए आपको यहां से यहां तक की लेंथ देखनी पड़ेगी, और ये एंगल देखना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, क्योंकि इस ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है तो इस एंगल के थ्रू
इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो ग्राफिकल मेथड जैसे मैथमेटिक्स में 10 में ज्योमेट्री आती है तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चों को स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर यूज करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। तो मैथमेटिशियन ने क्या करा, वेक्टर एडिशन का एक और मेथड निकाला, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का एक और मेथड निकाला, जिसको अपन बोलते हैं एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड। तो उसको अपन देखते हैं। ये तो था ग्राफिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब अपन बात करते हैं एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो बात करते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। और सेकंड मेथड अपन देखते हैं बाय एनालिटिकल मेथड, इसको अपन बोल सकते हैं बाय मैथमेटिकल मेथड। मीन्स अब अपन दो वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे बाय एनालिटिकल और यू कैन से बाय मैथमेटिकल। अब एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड से आपको आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो मैथमेटिक्स में तो क्या आएंगे, फॉर्मूले आएंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दो वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहां से फाइंड आउट करने पड़ेंगे, मैथमेटिकली बाय बोले तो बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो मैथमेटिकली मेथड में हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसके मैग्नीट्यूड के लिए अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे और डायरेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड में तो क्या होता था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ ही आ जाते थे। आपसे बोला जाता था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कीजिए, तो आप बोलते थे फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो। तो ये मैंने पहले ही फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर रखा है। इसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करो, तो बिल्कुल इसके एक तरह से बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ये सेकंड वेक्टर ड्रॉ करो। तो आप फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ जो आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो इनके एडिशन के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट यहां पर ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस एरो की लेंथ, और डायरेक्शन क्या होगा, इस एरो एक्सिस की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो ग्राफिकल मेथड में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ ही आ जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल मेथड के अंदर अपन इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग से निकालेंगे, डायरेक्शन अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करें वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड। लेट अस सपोज दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको ये दो वेक्टर गिवन है, गिवन होने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है और इनकी डायरेक्शन भी आपको पता है, इनकी डायरेक्शन भी आपको पता है। और जब मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों की डायरेक्शन पता है कि ए वेक्टर किधर है, बी वेक्टर किधर है, तो नो डाउट मेरे को इनके बीच का एंगल भी पता है। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बात की,
तो थोड़ा सा इस एंगल पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी बार अपन लोगों को इनके बीच का एंगल ही पता नहीं लग पाता। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स द स्मॉलर एंगल between the vectors when they are drawn tail to tail or head to head। क्या बोल के चला गया? किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? उन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल। मैंने अक्यूट एंगल नहीं बोला, गौर फरमाइएगा, मैंने स्मॉलर एंगल बोला है, अक्यूट एंगल नहीं बोला है। वापस रिपीट करते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? उन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल जब दोनों वेक्टर टेल से टेल पे ड्रॉ हुए या हेड टू हेड से ड्रॉ हुए। मीन्स जब दोनों का टेल सेम पॉइंट है, दोनों का टेल एक ही पॉइंट है, या जब दोनों का हेड एक ही पॉइंट है। तो जब दोनों वेक्टर्स का टेल और हेड एक ही पॉइंट पर आ रहा है तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वही उनके बीच का एंगल होगा। बाउंसर जाने कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट अस सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पता लगा ए वेक्टर और बी वेक्टर तो अलग अलग डायरेक्शन में, बोले तो अलग अलग जगह पर ड्रॉ हो रहे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही कीजिए। तो मैं इसी पॉइंट से ए वेक्टर भी ड्रॉ करूंगा, इसी पॉइंट से बी वेक्टर ड्रॉ करूंगा। ये कॉमन लाइन हो गई है। तो पता लगा बी वेक्टर इस वाली लाइन से कितने एंगल पर है? 30। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली लाइन से 30 डिग्री एंगल पर बी वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। कर दिया। अब इसी वाली लाइन से ए वेक्टर कितने एंगल पर है? 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। तो ये दोनों मैंने एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर दिए। अब मैं इन सबको हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये 60, ये 30 है। तो नो डाउट ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 30। तो अब बात आती है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में दो एंगल है, एक तो ये 30 है और एक ये 330 है। एक ये तो 30 है और एक ये कितना है? 330। तो भैया लोगों, दोनों का इनिशियल पॉइंट बोले तो टेल सेम है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? स्मॉलर एंगल होगा। जब स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा जब दोनों का टेल या दोनों का हेड एक ही पॉइंट पर है। तो चूंकि दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है तो इन दोनों के बीच के दो एंगल आ रहे हैं, तो ये और एक ये। तो कौन सा एंगल लेंगे? 30। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आया? 30 डिग्री। थोड़ा सा स्कोर यूं समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम। ये तो मैंने टिपिकल समझा दिया था, अब सिंपल समझाता हूं। तो इन दोनों के बीच के दो एंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इनके बीच में स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये। तो ये एंगल ही क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं बी वेक्टर को रोटेट करता गया, बी वेक्टर यहां पर आ गया, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो कौन सा वाला लेंगे? 90 डिग्री वाला लेंगे कि 270 वाला लेंगे? 90 डिग्री वाला, क्योंकि जो एंगल आएगा वो कौन सा एंगल आएगा? स्मॉलर एंगल। अब अगर मैंने बी वेक्टर को रोटेट कर दिया और यहां पर लेकर आ गया, लेट अस सपोज ये कितना हो गया? 150।
और ये 150 हो गया, तो ये कितना हो गया 210। ध्यान रखना दोनों का इनिशियल पॉइंट 7, ये कितना हो गया 210 हो गया। तो इन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना लिया जाएगा, स्मॉलर एंगल। इस वजह से मैंने बोला था, मैंने एक्यूट एंगल नहीं बोला है, स्मॉलर एंगल बोला है। तो 150 और 210 में से स्मॉलर एंगल कौन सा है, 150। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हुआ 150। तो मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे जैसे मैं इस बी वेक्टर को रोटेट करता जा रहा हूं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर मैं इस बी वेक्टर को रोटेट करते करते इधर ले आया, बी वेक्टर को, पहले बी वेक्टर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, तो बी वेक्टर को रोटेट करते 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 मैं इधर ले आया, और जब बी वेक्टर को रोटेट करते करते मैं इधर ले आया, तो ये भी 180, ये भी 180, तो कोई सा भी एंगल ले लो, दोनों सेम ही है, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ 180। तो गौर फरमाइएगा, जैसे जैसे मैं रोटेट करता जा रहा हूं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर मैं इस बी वेक्टर को और रोटेट कर दूं, बी वेक्टर को और रोटेट कर दूं, तो पता लगा ये एंगल कितना हो गया 210, तो ये कितना हो गया 150। तो अब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना हुआ 210? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 210 150 से ज्यादा है, तो स्मॉलर एंगल कौन सा हुआ 150। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 150। इसका मतलब समझ में आया, क्या समझ में आया? जैसे जैसे मैं यहां से अगर बी वेक्टर शुरू में इधर ही होता, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना होता है 0। तो जैसे जैसे मैं बी वेक्टर को रोटेट कर रहा हूं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है 90, 180, और जैसे मैंने और आगे रोटेट किया, अब एंगल 180 से डिक्रीज होकर कितना हो गया 150। यूं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 90, ऐसे कर दूंगा तो 60, ऐसे कर दूंगा तो 30, और बी वेक्टर इधर ही लेकर आ गया तो कितना हो गया 0। मीन्स यहां से लेकर यहां तक 180 चला, यहां से लेकर यहां तक बी वेक्टर को रोटेट किया तो एंगल इंक्रीज हुआ, लेकिन इससे ज्यादा रोटेट करते एंगल क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, क्योंकि अपन एंगल हमेशा कौन सा लेंगे, स्मॉलर एंगल। तो कोई से भी दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि इसके अलावा कोई सी भी और डायरेक्शन में होंगे तो अपन कौन सा एंगल लेंगे, स्मॉलर एंगल। तो यहां से एक और बात आती है, क्या बात आती है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। मीन्स थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हुई। अब एक और बात समझते हैं, अगर आपको ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, और आपको बोला गया कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप ए वेक्टर के फाइनल पॉइंट से बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर ए का फाइनल है और बी का इनिशियल है। ए का फाइनल है और बी का इनिशियल है, तो यहां ए और बी का टेल सेम नहीं है, हेड भी सेम नहीं है, तो यहां पर ए और बी के बीच का एंगल ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझते हैं। ए और बी के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। मैंने ए के फाइनल पर ये बी वेक्टर ड्रॉ किया, तो आई थिंक ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अरे इस बी वेक्टर को शिफ्ट किया तो ये पैरेलल, ये तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये ए वेक्टर कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब जब ए का फाइनल और बी का इनिशियल, बोले तो एक वेक्टर का फाइनल और बी दूसरे वेक्टर का इनिशियल सेम पॉइंट पर होगा, तो उसके लिए इनके बीच का एंगल देखने के लिए आपको इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा,
और ये जो स्मॉलर एंगल यहां पर आएगा वो एंगल इनके बीच का एंगल कहलाएगा। फिर समझिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब आपसे बोला गया लेट अस सपोज ये एंगल कितना है 30, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के बोल सकते हो क्या कि ये ए का फाइनल है और बी का इनिशियल है, तो इनके बीच का एंगल देखने के लिए आप इस ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इनके बीच का एंगल होगा। और अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिए दोनों वेक्टर का जो टेल है इनिशियल पॉइंट है वो सेम कर दीजिए। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मैं ऐसा करता हूं इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दूं, तो ये बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होके यहां पर आ गया, और जब बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होके यहां पर आ गया तो ये 30 है तो ये भी 30, अरे दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये एंगल कितना आएगा 150। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है 210 और ये आ रहा है 150, तो कौन सा एंगल लिया जाएगा स्मॉलर एंगल। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा 150 डिग्री। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, अच्छों को पता नहीं लगता एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया है, हो सकता है आपके भी अभी बाउंसर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अपन थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। तो बैक टू दी पेविलियन आ जाते हैं अपन, जो अपना मकसद था, जो अपना काम था उसको अपन देखते हैं। तो ये दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो अपन इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल लेंगे, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, तो कौन सा एंगल लेंगे स्मॉलर एंगल। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। गौर फरमाइएगा, आपको बोला गया है कि ये दो वेक्टर्स है, इनका एडिशन का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो नो डाउट ये दो वेक्टर्स है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, तो अपन को इन दोनों को ऐड कर कर जो नेट रिजल्टेंट आने वाला है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। मैथमेटिकली मेथड में मैग्नीट्यूड अलग से आएगा, डायरेक्शन अलग से आएगा, ठीक, मैथमेटिकली मेथड में। क्लियर? तो अब आपको बोला गया इन दोनों को ऐड कीजिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो मैंने ये फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, इसके इनिशियल पॉइंट को नाम दे दिया O, फाइनल पॉइंट को नाम दे दिया P। अब फर्स्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से क्या कर देंगे, सेकंड वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो फर्स्ट के फाइनल से ये सेकंड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करना था, तो एडिशन का जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, नाउ ड्रॉ सेकंड वेक्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ कीजिए, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ कीजिए। अब इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यह वेक्टर ही इन दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा या एक्सप्रेस करेगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, जिसको मैंने नाम दिया आर वेक्टर। अब मैथमेटिकली एनालिटिकली मेथड में मेरे को इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इस आर वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अगर मेरे को
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मेरे को एक बात पता है कि किसी भी एरो का जो लेंथ होता है वो क्या देता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो अगर मेरे को आर वेक्टर बोले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलने में टाइम ज्यादा लगता है ना, इसलिए आर वेक्टर बोल दिया। एक्चुअल तो ये वाला वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोले तो इन दोनों का एडिशन। तो अगर मेरे को इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो बोले तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इस एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मींस ओ से क्यू तक के बीच का डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं इसके लिए, ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर में इस लाइन को थोड़ा मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया और क्या करा, इस क्यू से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और परपेंडिकुलर का लेटर सपोज फुट पॉइंट क्या आया, एंड। तो मैंने इस क्यू से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ओ एन क्यू दिखा होगा आपको, ओ एन क्यू। जैसे मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू आया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की थ्योरम याद आती है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। आप परमिशन दें तो इस ओ एन को मैं क्या बोल सकता हूं, ओपी प्लस पी एन। तो ये ओ एन क्या हो गया, ओपी प्लस पी एन होल स्क्वायर। तो भैया लोगों बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया तो क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस 2op मल्टीप्लाई बाय पी एन प्लस एन क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, ठीक है भैया, क्लियर। अब अपन ये देखते हैं ये ओ क्यू क्या वाला है, ओ क्यू क्या है, इस ओ एन क्यू जो ट्राइंगल है उसकी इस साइड हाइपोटेनस की लेंथ, हाइपोटेनस की लेंथ बोले तो इस एरो की लेंथ, इस एरो की लेंथ, तो एरो की लेंथ क्या देती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो ओ क्यू क्या चीज है, ये जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड देगी। तो ये वेक्टर बेसिकली कौन सा वेक्टर है, आर वेक्टर। तो ओ क्यू क्या वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। गौर फरमाना, बहुत सी बार बच्चे ओ क्यू इक्वल टू आर लिख देते हैं, सॉरी आर वेक्टर लिख देते हैं, गलत है। ओ क्यू केवल लेंथ है और लेंथ है तो यह केवल आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, आर वेक्टर के डायरेक्शन को शो नहीं करेगी। तो ओ क्यू क्या चीज है, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, और यू कैन से सिंपल आर, ठीक है। ओपी, ओपी क्या वाला है, यहां से यहां तक की लेंथ बोले तो लेंथ ऑफ दिस एरो, और लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो भैया ये कौन सा वेक्टर है, ये एरो कौन से वेक्टर को शो कर रहा है, ए वेक्टर को। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या शो करेगी, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बोले तो सिंपल ए। तो ओ क्यू हो गया, ओपी हो गया, पी एन देखते हैं, पी एन यहां कोई वेक्टर है क्या, नहीं है। ओपी हो गया ए, एन क्यू, एन क्यू कोई वेक्टर है क्या, नहीं है। तो ये तो पी एन और एन क्यू तो कोई वेक्टर नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू, पी एन क्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं। थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, इस डायग्राम को वापस यहां बनाते हैं।
आपसे बोला गया था कि ये दो वेक्टर्स है, इनको ऐड कीजिए। इनको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसके फाइनल पॉइंट पर सेकंड वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के फाइनल की तरफ आप वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो यह वेक्टर इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसको रब कर देता हूं और थोड़ा सा वापस यहाँ लाता हूं। तो पता लगा ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि ये भी तो बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर इसको तभी बोल सकता हूं जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस, तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा। कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस एंगल को भी मैं क्या बोल सकता हूं, थीटा, क्योंकि ये O है, ये P है और ये Q है, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। क्लियर। तो P एंड Q राइट एंगल ट्राइंगल की अगर अपन बात करें और यहां पर बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बोले तो कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा का मतलब फॉर एंगल थीटा फाइंड द रेशियो बेस टू द हाइपोटेन्यूज। 90 के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। रिमेनिंग थर्ड साइड बेस। तो cos थीटा कोसाइन ऑफ थीटा बोले तो थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए बेस क्या हुआ, Pn, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया भैया, 90 के अपोजिट साइड PQ। तो भैया लोगों Pn इक्वल टू क्या हो गया, PQ cos थीटा। अब ये PQ क्या वाला है, PQ यहां से यहां तक की लेंथ, बोले तो लेंथ ऑफ दिस एरो, और ये एरो कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर। तो बोले तो ये जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हो गया बी कॉस थीटा। तो Pn मेरे को पता लग गया, बी कॉस थीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, साइन थीटा फाइंड आउट करता हूं इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन ऑफ थीटा बोले तो फॉर एंगल थीटा फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, NQ, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, PQ। तो भैया लोगों PQ इक्वल टू कितना हो गया, NQ साइन थीटा, और मर्डर कर दिया मैंने, NQ साइन थीटा। तो NQ इक्वल टू क्या होगा, PQ साइन थीटा। मर्डर तो हो ही गया था। तो NQ इक्वल टू क्या होगा भैया, PQ। PQ क्या वाला है, यहां से यहां तक की लेंथ, बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। तो मेरे को OP पता लग गया क्या है, OQ पता लग गया क्या है, OP पता लग गया क्या है, PN और NQ भी पता लग गया। तो ये सारी चीजें अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे अपन यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, OQ क्या चीज है, मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। तो OQ स्क्वायर है तो क्या हो गया, R स्क्वायर इक्वल टू OP क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर। PN कहां गया, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2OP। OP क्या वाला है, A, और PN क्या वाला है, B cos थीटा प्लस NQ स्क्वायर। NQ क्या चीज है, B साइन थीटा, तो B साइन थीटा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जनाब, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गौर फरमाइएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया भाई बताओ फटाफट, क्या कॉमन आ गया, B स्क्वायर कॉमन आ गया।
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अरे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से b स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, बोले तो 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर ही आएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, therefore magnitude of resultant of addition of two vector, magnitude of resultant of addition of two vector, तो देखिएगा r इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये r जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से राइट करना चाहता हूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये दो वेक्टर्स थे, ये दो वेक्टर्स थे, इनका एडिशन किया, इनके एडिशन से जो रिजल्टेंट आया उसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया, आर वेक्टर। मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, आर। तो ये जो आर आया है किसके इक्वल आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अपन इसको यूं भी बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप इस इक्वेशन का मतलब समझिए। इस इक्वेशन का मतलब समझिए क्या, कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करने गए और ऐड करने पे जो भी रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने गए, तो दो वेक्टर्स के एडिशन का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ इनके बीच के एंगल, इट्स मींस इनकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। आप यूं समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यूं समझिए, ये ए वेक्टर है, लेट अस सपोज इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो यहां पर आप देखेंगे ए स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर, बी कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और cos थीटा, थीटा क्या इनके बीच का एंगल। तो अब अगर मैं क्या करूं, इनके बीच का एंगल चेंज करूं, अभी बी वेक्टर इधर है, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, अगर मैं बी वेक्टर को इधर ले लूं मैग्नीट्यूड 5 का 5 रहेगा, लेकिन एंगल कितना हो गया 60। बी वेक्टर को इधर ले लो, मैग्नीट्यूड 5 का 5 है, एंगल कितना हो गया 90। बी वेक्टर इधर का मैग्नीट्यूड ये का ये 5, लेकिन एंगल कितना हो गया 120, एंगल कितना हो गया 150, एंगल कितना हो गया 180। तो इसका मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे, लेकिन इनके बीच का एंगल बोले तो इनकी डायरेक्शन अगर चेंज हो जाती है तो इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, चेंज होता जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर depends upon magnitude of these two vector and it also depends upon the angle between them, that is the direction of vector। और यही खास बात यहां पर है कि A चाहे 10 हो और B 5 हो, लेकिन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी नहीं आया है, गौर फरमाइएगा। 10 प्लस 5 नहीं आया, 15 नहीं आया है, ये क्या रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा रहा है। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी नहीं है, यहां पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। इसको थोड़ा और अच्छे से राइट करते हैं, और अच्छे से राइट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसको रिजल्टेंट बोला आर वेक्टर, इसको क्या बोल दिया ए। इसको थोड़ा और अच्छे से राइट करते हैं, कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो पहली बात आर इक्वल टू ए प्लस बी नहीं आया है, पहली बात। तो इसका अगर a 10 और b 5 है तो जरूरी नहीं है कि r की वैल्यू या मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर 15 है, क्योंकि ये जो r है या जो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, a वेक्टर और b वेक्टर का जो एडिशन आ रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनके बीच के एंगल इट्स मींस इनके डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। और इसी चीज को मैं और अच्छा लिखना चाहूं तो इस a को मैं लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, a स्क्वायर है तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ b वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। लेकिन ऐसे लिखते हैं तो बहुत से बच्चे बेहोश हो जाते हैं। वैसे ये और ये एक ही चीज है, अपन ने पहले भी बोला हुआ है, ये a वेक्टर है, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को कैसे राइट कर सकते हैं, सिंपल ए या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, एक ही बात है। तो गौर फरमाने वाली बात है, आर इक्वल टू ए प्लस बी नहीं है, क्योंकि आप गौर फरमाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया है, ए प्लस बी नहीं आया है। इसको अपन ए प्लस बी कॉल स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको तो ए प्लस बी कॉल स्क्वायर अब बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता, तब ए प्लस बी कॉल स्क्वायर होता, तब a प्लस बी बनता, लेकिन यहां पर ये 2ab cos थीटा है। तो यहाँ a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे सेम रहे, लेकिन अगर आप इनके बीच का एंगल चेंज करते जाएंगे तो इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, चाहे a और b का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर की खास बात ही क्या है कि वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब आप दो वेक्टर का एडिशन करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन करना चाहेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड देखने से काम नहीं चलेगा, उनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, उनके बीच का एंगल क्या आएगा, उस पर भी ये चीज डिपेंड करेगी। लेकिन इस फॉर्मूले से तो मैं केवल जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका केवल क्या ऑब्टेन कर पा रहा हूं, मैग्नीट्यूड। अभी मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन पता नहीं लगी है, तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की डायरेक्शन भी देखता हूं, ठीक है। तो लेट आर वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। गौर फरमाइएगा, मेरे को आर वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन तो मेरे को पता ही थी, ये तो मेरे को गिवन है। अरे आपसे बोला जाएगा ना एड दीज टू नंबर, अगर अपन नंबर की बात करें तो नंबर तो आपको देंगे ना यार, कि किनको ऐड करो। इसी तरह से आपको लगा एड दीज टू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर्स गिवन होंगे, गिवन होने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी पता होगा और डायरेक्शन भी पता होगी। तो मेरे को ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है। अब अगर मैं आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ये एंगल देख लूं कि कितना एंगल आ रहा है, तो क्या मेरे को आर वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, क्या लग जाएगी ना। तो लेट आर वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है,
ये आर वेक्टर है, दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर है, तो स्मॉलर एंगल इनके बीच का एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया अल्फा। राइट, कंसिडर राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन क्यू। ओ एन क्यू देखा आपने, टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एन क्यू, और बेस क्या हो जाएगा ओ एन। एन क्यू और ओ एन, ओ एन को क्या बोल सकते हैं ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन। क्या इन तीनों के बारे में पता है? हाँ पता है, एन क्यू ये रहा, ओपी ये रहा, और पी एन ये रहा। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो गया एन क्यू। एन क्यू कहां है, वो रहा बी साइन थीटा, और ओपी क्या बना है ए, और पी एन क्या चीज है बी कॉस थीटा। तो भैया ये आर वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के थ्रू मैं आर वेक्टर की क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर मेरे को अल्फा पता लग जाए तो पता लगा, अगेन क्या पता लगा कि आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है इट्स मींस जो अल्फा है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड कर रहा है, साथ साथ इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड करती है, साथ साथ इनके बीच के एंगल बोले तो इनकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो चलिए आज के लिए बहुत है, फिर नेक्स्ट क्लास आगे देखते हैं।